नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम साइकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख रहे थे। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा और अब जो है आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो हम यहां से पढ़ना है, वुडवर्ड तक हमने पढ़ लिया था। जेम्स, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। तो वही एक सिंपल सी परिभाषा है। तो यानी जो इनका चेतना से यहां मतलब वही है कि जो जागरूक अवस्था में व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है, तो उस चीज से इसका अर्थ लें आप। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो वही जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है। आप उसको चाहे वो धनात्मक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है, वो सब एक ही अर्थ है कि जो जिस रूप में है उस रूप में उसका वर्णन किया जा रहा है, मनुष्य के आचरण का, उसके व्यवहार का। तो ये मैकडूगल की डेफिनेशन है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो परिभाषाएं आपको बता रहा हूं, मेन परिभाषाएं बताता हूं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर कोशिश करता हूं कि मेन परिभाषाएं इसमें आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा परिभाषाएं बाकी है नहीं। मनोविज्ञान की तो दुनिया भर की परिभाषाएं मिलेगी। तो जो है हम आपको जो मेन है वो चीजें यहां पर बताता हूं। इसके बाद में देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट वो हैं जिसमें कोई सन महत्वपूर्ण है, किसी की बुक महत्वपूर्ण है, या किस समय किसी का कोई सिद्धांत आया तो वो महत्वपूर्ण है। तो कुछ मेन फैक्ट हैं साइकोलॉजी के, वो मैंने लिखे हैं, तो अच्छे से इसको आप सुनिएगा। सबसे पहला मैंने लिखा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो अब आपके सामने यहां कोई नहीं लिखा हुआ। कोई नहीं इसलिए नहीं लिखा हुआ कि विलियम जेम्स और विलियम हुंट, इनको लेकर के एक बड़ा वो रहता है कंफ्यूजन, बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहेंगे किसको। और ये क्वेश्चन मेरे से इतनी बार पूछते हैं कि सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, जेम्स है या वुंट है। तो इस क्वेश्चन को, इस डाउट को आज अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई भी किसी भी ऑथेंटिक पुस्तक में कोई भी साफ साफ क्लियर कट कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है। ऐसा कहीं किसी बुक के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। कहीं लिखा हुआ है तो मुझे दिखा देना किसी ऑथेंटिक पुस्तक में कि सर ये ऑथेंटिक किताब है। मैं गाइड की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये मार्केट में गाइड आती है। ऑथेंटिक पुस्तक जो विश्वविद्यालयों में चलती है, इनमें जो मानक किताबों के रूप में जो मानी जाती है ऑथेंटिक पुस्तकों में, तो कहीं आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो अब इसमें विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है, कभी कोई क्वेश्चन कहीं से आ गया होगा या किसी ने कोई पूछ लिया होगा। देखिए मनोविज्ञान, आप खुद थोड़ी देर में इस चीज पे आ जाओगे कि हमें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको मानना चाहिए। तो देखिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में जब मनोविज्ञान हमारे सामने आता है तो विलियम हुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहते हैं, अभी वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तो यहां से एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत मानी जाती है मनोविज्ञान की, और एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी पर्टिकुलर मनोविज्ञान के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है, विलियम हुंट को। मैं अभी भी बता दूं, क्लियर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछले जो कुछ वर्षों के अभी एग्जाम है, पिछले एक साल के अंदर, पिछले जो 2-2.5 साल के अंदर अंदर जो कई पेपर में है, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसा कि मुझे भी उसमें आशा थी कि चूंकि साफ तो लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो स्थापना है वो यहां से प्रयोगशाला स्थापना के साथ मानी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये विलियम हुंट को मान सकते हैं। और उन्होंने विलियम हुंट को ही एक फाइनल आंसर में माना था। तो पहली बात है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने की कोई इतनी संभावना है नहीं। बाकी अगर कभी आपके पूछा जाता है तो आप विलियम हुंट को ही करके आइएगा। और अगर विलियम हुंट आपके ऑप्शन में नहीं है, विलियम जेम्स है, तो फिर जेम्स को करना है। लेकिन जेम्स और हुंट दोनों ही है तो आपको वुंट ही राइट करना है। तो यह पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कि ये सही है या ये सही है। अब जैसे वही बात होगी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून को हुआ था कि 21 जून को हुआ था। अब कई बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि नहीं एक जवाब बताओ,
तो ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनमें कुछ ना तो किसी पुस्तक में कुछ ऐसा साफ साफ लिखा नहीं होता, या लिखा भी होता है तो कई तरह के फैक्ट मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ो, और उनके पीछे पढ़ने की बजाय मैं देखता हूं कई वो पीछे ही पड़ जाते हैं कि बस इसका उत्तर मिल जाए कहीं। तो इस तरह से जो है मत करना। एक अच्छे समझदार मैच्योर विद्यार्थी की तरह जो है इनको पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो आप किसको मानोगे? विलियम हुंट को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो किसको माना जाता है? विलियम हुंट को माना जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। तो जहां विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण किताब है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद में आता है 1892 में संरचनावाद की स्थापना की गई। तो चूंकि अब ये आपको मैं जब सिद्धांत पढ़ाऊंगा इसमें, उसमें संरचनावाद पूरा हमें अलग से पढ़ना है, इसलिए यहां सिर्फ आप इतना ही ध्यान में रखो, बाकी हम आगे पूरा डिटेल में पूरा टॉपिक है ये। 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। ये प्रकार्यवाद भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप थोड़ा नाम देख लो, एक सारणी टाइप से देख लो कि कौन सा सिद्धांत कब आता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा एक ढांचा सा बन जाए। और कई बार ये डायरेक्ट इनका नाम पूछ के पूछ लेते हैं कि बताओ। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 1904 में इवान पावलोव जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है पाचन क्रिया हेतु। तो ये भी है, जो अधिगम के सिद्धांत वगैरह हम पढ़ते हैं तो ये पावलोव ये आएगा वहां पे। 1905 में बिने और साइमन द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया गया था। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। अब जैसे 1905 बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण, ये तो लाइन इतनी पॉपुलर है, ये 5 है। तो मुझे एक स्टूडेंट ने एक दो ने कहा कि सर आपके 5 और 6 के अंदर इतना अंतर हमें मालूम नहीं होता, ऐसा लगता है कि 5 जैसे 6 लिखा हो या 6 5 लिखा हो, पर मुझे तो डिफरेंस मालूम हो रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि 5 या 6, जैसे यहां भी है तो ये भी 5 ही लग रहा है, ये भी 5 ही लग रहा है, ये 6 लग रहा है, बाकी और लिख देंगे। 1905 बिने साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। वेरी वेरी मोस्ट। कलकत्ता विश्वविद्यालय, अभी किसका शासन है भारत पे? ब्रिटिश का। तो मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुलता है। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय होता है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये सब पढ़ना है हमें, ये आएगा आगे, तो आप थोड़ा ध्यान में कालक्रम ध्यान में रखना। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय होता है। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो ये कई मेन फैक्ट है इनमें, जैसे ये 95 वाला महत्वपूर्ण है, सिगमंड फ्राइड का महत्वपूर्ण है, ये बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण 1905 महत्वपूर्ण है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। 20 वाला मैंने वही लिखे हैं जो सब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है 1924 में जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। तो देखिए प्रमुख व्यवहारवादियों के अंदर नाम आता है वाटसन का, यह भी आगे आएगा सिद्धांत, ये भी हमें पढ़ना है। तो वाटसन का नाम प्रमुख रूप से व्यवहारवादियों में आता है। 1928 में एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, सोशल साइकोलॉजी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको प्रथम पुस्तक लिखी। और लंदन एलन और अनविन, तो ये पुस्तक का नाम है सोशल साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक लिखते हैं लंदन एलन और अनविन, ये पुस्तक का नाम है। उसके बाद में 1951 में कार्ल रोजर्स रोगी केंद्रित चिकित्सा जो है ये इन्होंने प्रकाशित की थी पुस्तक। 1953 में B.F. स्किनर इन्होंने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। तो आप देख लीजिए कि कार्ल रोजर्स का आप नाम आते हैं कि 1951 में थे ये, 1953 में स्किनर था। ये प्रयोग आप अधिगम में पढ़ते हैं, ये सब इनके नाम आते हैं, जैसे स्किनर का आता है। 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने
मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। तो ये पुस्तक का नाम है। तो आप मैस्लो देख लीजिए कि 54 में मैस्लो भी था, 54 में इलाहाबाद के अंदर मनोविज्ञान की स्थापना होती है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप इनको 2-4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा कौन सा कब किस समय होता है। फिर है भारत में मनोविज्ञान का विकास। तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। कब? 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में। तो अब ये सीधा सा फैक्ट है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, पहली बार यहां स्थापना होती है। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना हुई और यहां 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना होती है। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ होता है, यानी जो अप्लाइड साइकोलॉजी है तो उसका विभाग आरंभ होगा। तो आगे हम आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है ये चीजें। तो मनोविज्ञान की शाखाएं, देखिए ये मनोविज्ञान की शाखाओं वाला जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी शाखाएं हैं और मेनली किन शाखाओं में किस किस चीज के बारे में बात की जाती है, पहले भी क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में इनमें से पूछा गया है। तो मनोविज्ञान की शाखाओं को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान, थ्योरेटिकल या प्योर साइकोलॉजी, और दूसरा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखिए सैद्धांतिक या जो शुद्ध, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि केवल अब इसमें जो शाखाओं के नाम बताए गए हैं तो ऐसा नहीं है केवल इतनी ही शाखाएं हैं, हर 4-5 साल के अंदर एक मनोविज्ञान की नई शाखा हमारे सामने आ जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाए, इस क्षेत्र के अंदर भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है, इस चीज में भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उस तरीके से अध्ययन करना, तो हर बार नई शाखा आती है, तो ऐसे बहुत सी शाखाएं नई नई आती रहेगी। ये तो एक तरह से विभाजन है। सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान, ज्यादा इसका जो नाम पॉपुलर है वो है सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। क्या होता है शुद्ध मनोविज्ञान में, आपको नाम से ही समझ में आया होगा कि केवल ज्ञान ग्रहण करना, यानी इससे मतलब यह है केवल सिद्धांत देना। किसी चीज पर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई सिद्धांत हमारे सामने रखा गया कि ये देखिए इसमें ये है और ये चीजें हैं, तो जो भी उसके सिद्धांत होते हैं कि इस तरह से ये होता है, ये सिद्धांत है, ये है, वो सब चीजें किस में आती है, पर्टिकुलर कोई सिद्धांत दिया गया है तो वो आता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान में, जिसमें केवल सिद्धांत दिए जाते हैं। और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में तो जो सिद्धांत दिए गए हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान में, उनका अप्लाइड प्रयोग, उनका विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयोग होता है वो शाखाएं किसमें आती है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में आती हैं। तो अभी और आगे हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान में क्या होता है, जिसमें केवल सिद्धांत दिया जाता है कि ये सिद्धांत है और ये है, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों को अप्लाइड किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आप अप्लाई किस चीज को करोगे, जो आपके सिद्धांत है। तो यानी जो भी सिद्धांतों में यहां जो भी हमने सिद्धांत बनाए उनको हम अप्लाई करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य मनोविज्ञान। अब ये लाइन देख लीजिएगा, जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान में नॉर्मली हम किस किस को शामिल करते हैं, तो सामान्य मनोविज्ञान हो गया, असामान्य मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, प्रायोगिक मनोविज्ञान है, दैहिक मनोविज्ञान है। अब ये देखिए कितना कंफ्यूज, जबरदस्त कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। प्रायोगिक नाम से तो प्रायोगिक लग रहा है कि इसमें कुछ प्रयोग वगैरह होता होगा, और प्रयोग से लोग क्या करते हैं, सीधा उसको अप्लाइड में जोड़ देते हैं। अब वो आपसे विभाजन करते हुए पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा अप्लाइड नहीं है, या इस तरीके से पूछेगा कि कौन सी अप्लाइड नहीं है। अब उसने दे दिया सामाजिक मनोविज्ञान, प्रायोगिक, दैहिक मनोविज्ञान, और एक दे देगा
जैसे मिलिट्री मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान। अब जिसने ढंग से पढ़ नहीं रखा वो तो ये करेगा ये प्रयोग वाला, अच्छा ये प्रयोग में अप्लाइड होती ये होता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दैहिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, तो ये सब किस में आते हैं? सैद्धांतिक में। यानी चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो है बाल मनोविज्ञान, जो रीट के अंदर आपका साइकोलॉजी को आप किस नाम से पुकारते हो? चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वो किस में आता है? चाइल्ड साइकोलॉजी किस में आती है? इसमें सिद्धांत वाले में। आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में ये सिद्धांत दिया गया बाल मनोविज्ञान ने, इसने ये सिद्धांत दिया, इसने ये सिद्धांत दिया। आप पढ़ लो पूरी बाल जो साइकोलॉजी आपने पढ़ी है बाल मनोविज्ञान। और इधर कौन कौन से आता है? नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान और मिलिट्री मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, फोरेंसिक मनोविज्ञान और लास्ट में है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो लास्ट में शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में शामिल किया जाता है? एप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मुख्य रूप से आपके सिलेबस में क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और रीट के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी है। यानी जो रीट के विद्यार्थी हैं, जो रीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रीट, एस्टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, वो मुख्य रूप से कौन सी शाखा पढ़ रहे हैं? बाल मनोविज्ञान, वो सैद्धांतिक शाखा पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कौन सी शाखा पढ़ता है? शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है? कौन सी शाखा है? एप्लाइड ब्रांच है, जिसमें सिद्धांतों से जो भी हमने सिद्धांत वगैरह निकाले होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो अब यहां हम इनका अर्थ भी देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो है वो इन सब का अर्थ आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आता हूं सामान्य मनोविज्ञान पे। इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होता है? सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है कि जो एक सामान्य मनोविज्ञान एक सामान्य रूप के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, जैसे इसमें नॉर्मली जो सामान्य चर्चा होती है, कोई अलग पर्टिकुलर किसी विशेष की चर्चा इसमें नहीं होती। जैसे सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, जैसे नॉर्मल पीपल हैं, सामान्य व्यक्ति है, उन सामान्य व्यक्तियों के द्वारा जो भी सामान्य व्यवहार किया जा रहा है वो सब किस में आएगा? सामान्य मनोविज्ञान में आएगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी नॉर्मल कोई व्यक्ति नॉर्मल सामान्य व्यवहार, सामान्य व्यक्ति से मतलब ये है जो बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अब जैसे दूसरा असामान्य है जिसको कहते हैं अब नॉर्मल। आप सामान्य और असामान्य को एक साथ समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझोगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक 20 साल का युवा है। अब आप भी जानते हो कि एक 20 साल के युवा की एक समझ कितनी हो सकती है, उसको यह पता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, लेकिन वो कुछ इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। जैसे मान लीजिए ऑफलाइन क्लास के अंदर 100 विद्यार्थी बैठे हैं। अब उसमें से एक जना बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। उसने कोई भी जैसे अजीब कोई भी ऐसी हरकत करता है जो एक अब नॉर्मल बिहेव, हम देखते हैं यार ये अजीब सा, यानी ये नॉर्मल नहीं है, कुछ इसके मेंटली प्रॉब्लम है। तो जो अब नॉर्मल बिहेव होता है, जो एक असामान्य व्यवहार किया जाता है, जो हम एक सामान्य व्यक्ति से कल्पना करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का नॉर्मली इस तरह का व्यवहार होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, किस तरह से क्या बात करते हैं, कैसे मान मर्यादा है, किस तरह से बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे छोटों से बात करनी चाहिए। तो एक नॉर्मल व्यक्ति से जो एक ह्यूमन बीइंग के नाते हम आशा करते हैं वो आता है सामान्य मनोविज्ञान में। तो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा यानी शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अब नॉर्मल। अब नॉर्मल तो अब नॉर्मल सामान्य जो है क्या होता है अब नॉर्मल साइकोलॉजी में कि किसी व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए कोई सामान्य व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वो नॉर्मली सामान्य व्यवहार करने में असमर्थ है और वो चाह करके भी एक सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा, तो उस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनकी मनोदशा का जो है वो अध्ययन इसमें किया जाता है
कि वो किस उनमें क्या क्या जो विशेषताएं आपको देखने को मिल रही है कि जो अब नॉर्मल व्यक्ति हैं, अब आपको ज्यादातर जो अब नॉर्मल व्यक्ति हैं उनका व्यवहार भी आपको एक जैसा सा दिखेगा। सब अजीब सी हरकतें करेंगे तो उनकी हरकतें भी वो सेम सी होगी वो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, कोई पागल खाना है, पागल खाने के अंदर आपने कोई मूवी वगैरह में अगर इस तरह का कोई सीन देखा हो पागल खाने का, तो आपने देखा होगा कि सारे पागल एक सी हरकतें करते हैं, उसी तरह से हंसते हैं, उसी तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इशारे करते हैं। तो ये वो सब यानी वो सब अब नॉर्मल लोग हैं, और जो उनका व्यवहार भी है वो सब एक जैसा सा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। तो आप बता सकते हो कि जो अब नॉर्मल पर्सन होता है वो इस तरीके से व्यवहार करता है। तो जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा, उसका उन परिस्थितियों में उसकी मनोदशा का, उसके व्यवहार का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान की जिस शाखा में अब नॉर्मल बिहेवियर का, असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी शाखा है? वो असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। असामान्य मनोविज्ञान यानी अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाएगा? अब आप खुद सोचिए कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझेंगे सामाजिक मनोविज्ञान को। आप अपने घर पे जैसे मर्जी है वैसे बैठ जाते हो, वैसे लेट जाते हो। अभी जैसे मान लो आप में से कोई ऐसा भी है जो वीडियो मेरा देख रहा है, वो लेट के देख रहा है, एक पांव पे दूसरा पांव रख दिया और आराम से मजे से लेट के देख रहे हो, मजे से लेट के पढ़ रहे हो। यही जब आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं, क्या आप उसी तरह से मेरे सामने बैठोगे क्लास में? या मेरा क्या कोई सी भी क्लास हो, क्या आप उसी तरह से बैठेंगे जैसे आप अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं? नहीं। जिस तरह से आप अपने घर के अंदर बात करते हैं लोगों के साथ, जितना फ्रैंकली, जितना खुले बात कर पाते हैं, आपको मान लीजिए गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है या जो भी बात है, लेकिन क्या घर के बाहर आप किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, या तो क्या आप उसी तरीके से बात करेंगे जैसा आप अपने घर में व्यवहार करते हैं? नहीं करते। यानी एक व्यक्ति का समाज के अंदर आते ही उसके बिहेवियर के अंदर एक बदलाव आता है, समाज में वो किस तरह का व्यवहार करता है, तो उस चीज का जो अध्ययन है, उस व्यवहार का जो अध्ययन है, वो किस में किया जाता है? सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है? दो भागों में बांटा था, एक सैद्धांतिक थी और एक थी एप्लाइड। तो हम सैद्धांतिक वाली पढ़ रहे हैं जिसमें सिद्धांत दिए जाते हैं कि, और उस सैद्धांतिक शाखा के अंदर जो है सैद्धांतिक रूप में हम बांटा था, उसमें है सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। यानी एक समाज के अंदर व्यक्ति जो है वो किस तरह का व्यवहार करता है। तो ये चीज है। मैकियावली जो है वो बड़ा, जैसे जिन्होंने राजनीति विज्ञान पढ़ा है तो उसमें मैकियावली एक लाइन कहता है कि मनुष्य जो है उतना अच्छा होता नहीं है जितना वो सबके सामने समाज में दिखाई देता है। भाई सोसाइटी में आप किसी शादी ब्याह में जाते हो, वहां लोग कितने भले दिखाई देते हैं, सब अच्छे सूट बूट पहन के आए हैं, अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। महिलाएं हैं वो शादी में जाने के लिए कितनी तैयारी करती है, 2 घंटा 3 घंटा पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद में 1.5-2 घंटा ब्यूटी पार्लर में तैयारी होगी, 1.5-2 घंटा भी कम होता है, कई बार 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में। इतना दुनिया भर का मेकअप होता है कि जो खुद का बच्चा है वो ही नहीं जानता अरे ये मेरी मम्मी है क्या। तो फिर पूरे तैयार होके शादी में पहुंचते हैं, सब लोग कितने अच्छे से बैठते हैं वहां, कितने अच्छे से भोजन करते हैं। और यही भीड़ भाड़ वाला एरिया हो जहां आपको पता है कि मुझे दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहां व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है। और आपके अपने लोगों के बीच में, आपके गांव में, आपके समाज में, जैसे मान लीजिए आप सिटी में रह रहे हो, सिटी के अंदर जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई बच्ची गांव से शहर पढ़ने के लिए आई, जयपुर पढ़ने के लिए आई। अब जींस पहनने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में वो नहीं पहनती कभी, लेकिन सिटी में मान लो वो जींस पहनती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको भी पता है कि मैं गांव वापस जाऊंगी तो मुझे वहां वापस जाकर के वो ही सूट ही पहनना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि समाज के लोग जो हैं, सोसाइटी में जो भी आसपास के घरों के लोग देखेंगे वो सोतरे की बात बना देंगे केवल मेरे जिस पहनने पे। तो व्यवहार में आप ये देख रहे हैं इस चीज को, इस चीज का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। ये मैंने आपको कुछ एक उदाहरण बताए हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति का बिहेवियर किस तरह से बदलाव होता है, किस तरह का समाज में उसका व्यवहार चेंज होता है, किस तरह का सोसाइटी में व्यवहार किया जाता है, उस चीज का अध्ययन होता है सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट आता है प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि मनोविज्ञान में या जो भी प्रयोग होते हैं, अलग अलग प्रयोग किए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोदशा और व्यवहार का अध्ययन करके जो भी नियम और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रयोग जो है उनको एक साथ रखा जाता है किसमें? प्रायोगिक मनोविज्ञान में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस नाम से आपको थोड़ा अप्लाइड वाली फीलिंग आएगी। ध्यान में रखना, अप्लाइड के अंदर इसको मत ले जाना, यहीं आप फंसोगे अगर एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो ये ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद आता है दैहिक मनोविज्ञान। तो दैहिक मनोविज्ञान जो है, इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जो भी अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है या कोई भी अगर उसकी समस्या है तो उस चीज का उसके व्यवहार में क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपको ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, या जैसे मान लीजिए मेरा बीपी सही नहीं है, या मेरे और कोई समस्या है, तो बॉडी के अंदर हमारे कोई भी हमारे सिस्टम में चेंज हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव होता है या कोई भी समस्या होती है, तो उसका हमारा बाह्य व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान में किया जाता है। दैहिक का मतलब होता है शरीर। तो ये दैहिक मनोविज्ञान है। उसके बाद आता है परा मनोविज्ञान। साहब, ये परा मनोविज्ञान तो सबसे जबरदस्त है। परा मनोविज्ञान क्या होता है? परा मतलब परा क्या होता है? एक तरह से यहां से परे की चीज। कहां की परे की चीज? अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी इसको ध्यान में रखना। ये परा को पैरासाइकोलॉजी ही कहते हैं। तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? ये तो पहली बात तो ये एक बिल्कुल आधुनिक शाखा है, मतलब मॉडर्न एक शाखा के रूप में माना जाता है परा मनोविज्ञान को। प्रो नाम आ रहा है परा मनोविज्ञान को। तो इसमें कई बार आपको देखिए, कई बार ऐसा कुछ फील नहीं होता है जिसको आप सिक्स सेंस कह सकते हो। मतलब जैसे कोई भी विपत्ति आने वाली है, आपको पहले से कुछ आभास होने लग जाता है। कई कहते हैं कि मेरी दाईं आंख जो है वो फटक रही है, कुछ कहते हैं बाईं आंख फटक रही है। हालांकि वो आंख फटकने का रीजन दूसरा है, साइंटिफिक रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति उसको जोड़ता है। कई बार आपको कुछ अजीब सी बेचैनी सी महसूस होती है। कई बार आपको ये फील होने लगता है कि यार ये चीज कुछ होने वाला है, या फिर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कई बार उसकी फीलिंग होती है। कई बार कुछ बुरा होने वाला होता है, उसकी फीलिंग होती है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई घटना हो गई, या जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप कहीं जयपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और उस दिन या जैसे आपके उस दिन रात को आपको नींद नहीं आ रही, आपके दिमाग में कुछ बेचैनी सी हो रही है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे नींद भी नहीं आ रही। अगले दिन आपको पता चलता है कि किसी मेंबर का एक्सीडेंट हो गया और पांव के चोट लगी है। इस तरह की चीजें। तो यानी आप समझ रहे हैं इस चीज को कि कोई आने वाली विपत्ति का पहले पता लग जाना, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बहुत अच्छा या कोई अच्छी घटना होने वाली होती है, उससे पहले एक पूर्वानुमान हो जाता है। या जो पहले का जो पूर्व जन्म है उसके अनुभवों को याद रखना, याद रहना। जैसे मान लो कई बार पूर्व जन्म की कई आपके सामने कई घटनाएं आती है इस तरह की कि इसको तो पूर्व जन्म की बातें याद है। कई बार कुछ कैसे इस तरह को देखने को मिलते हैं। हालांकि कई लोग तो मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई वास्तव में जैसे मान लो पूर्व, क्योंकि अब यहां आप कहोगे सर ये जन्म होता है क्या? देखिए पूरी एक ब्रांच बना दी गई है परामनोविज्ञान, जिसमें इस चीज का अध्ययन किया जा रहा है कि इस तरह की जो गुत्थियां है, क्योंकि क्या है, गुत्थियां ही है जो गुथी हुई है, इनको सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है मनोविज्ञान की इस शाखा में। तो पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? कई बार विद्यार्थी कई बार पूछते हैं मेरे से कि सर पुनर्जन्म होता है क्या? देखिए आप चाहे मानो या नहीं मानो, लेकिन पुनर्जन्म आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, उससे वो व्यक्ति मर नहीं जाएगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे दुनिया में महान महान लोग भी हुए हैं जो नास्तिक थे। भगत सिंह का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं। बहुत महान महान लोग हैं जो कहते हैं सब नास्तिक हैं हम तो, यानी ईश्वर की सत्ता, ईश्वर को हम नहीं मानते हम तो। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन कर्म सिद्धांत को जो नहीं मानता, यह चीज तो इम्पॉसिबल है। कोई कहते साहब मैं तो कर्म को मानता ही नहीं हूं। किसी व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए कोई अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, और 30 साल की उम्र में उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो कर्म सिद्धांत का एक फल होता है, एक नियम होता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तो आपने, या जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई अच्छा कर्म किया अपने जीवन में, 30 साल की उम्र तक वो अच्छा ही अच्छा कर रहा है, और अचानक 30 साल की आयु के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो उसने जो अच्छे कर्म कर रहा था, अच्छे कर्म किए थे, उसका फल तो उसको नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। तो क्या कर्म सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है कि एक व्यक्ति ने जीवन में अच्छा अच्छा कर्म किया, अचानक उसकी मृत्यु हो गई? या जैसे 60-70 साल की आयु भी वो जी करके गया, लेकिन उसको अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल पाया। और किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल और केवल बुरे कर्म किए, लोगों की हत्याएं की, लूटमार, डकैती, पूरी जिंदगी भर झूठ बोला, पूरी जिंदगी भर हमेशा बुरा किया, और वो बड़ी शान से जी के जा रहे हैं, तो आपके ये दिमाग में आता तो होगा ना कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिस दिन मरेगा, तो क्या उसने जो पूरी जीवन भर बुरा कर्म किया, क्या उसको फल नहीं मिलना चाहिए? इस रूप में आपको कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होगा, और उसके जो पिछले कर्म होंगे पिछले जन्मों के, उसके आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। अगले जन्म में उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें, हो सकता है कि उसका जन्म बहुत अच्छे स्थान पर हुआ हो। आप कई बार इसको देखिएगा कि कोई मुकेश अंबानी के घर पैदा हो रहा है, और कोई जो भिखारी जो होता है, जो सड़क पर रहता है, उसकी भी तो संतानें होती है। किसी का जन्म वहां हो रहा है सड़क पर, और किसी का एक मुकेश अंबानी के घर पर जन्म हो रहा है। तो ये पिछले जन्मों के जो हैं वो कर्म होते हैं, बहुत सारे जीवन होते हैं। कोई व्यक्ति इस जन्म में मान लो बहुत बुरे कर्म कर रहा है। मैं जो बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना इसको। अब एक बार इसको साइकोलॉजी का मत समझना, ये आपके जीवन का असली गूढ़ रहस्य है। ये किताबें विताबें तो चलती रहेगी, ये तो नौकरी लग जाओगे, लेकिन ये चीजें आपकी जिंदगी भर काम आएगी। आपका अगला जन्म कैसा होगा वो डिसाइड होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ना, नहीं तो कहीं बिल्ली बनोगे, ऊंदरा, चूहा, गधा, पता नहीं क्या बन जाओगे। और इंसान भी बनोगे तो पता नहीं कैसा जन्म कहां मिले, किस रूप में मिले। तो आपके सामने कई बार कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसके जन्म बड़ी मौज ही मौज है उसके, और बहुत ही घटिया व्यक्ति है, निहायती वाहियात व्यक्ति है, लेकिन उसके कोई कष्ट नहीं है। वो उसके पिछले जन्मों के जो अच्छे कर्म थे वो उसको पे हो रहे हैं अभी, और जिस दिन वो अच्छे कर्मों का घड़ा पूरा भर जाएगा, वो खाली हो जाएगा, जो उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म थे, उसके बाद में अब उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कुछ भी बुरा करो तो ये कभी मत सोचना। जैन धर्म तो देखिए कर्मों की इतनी जबरदस्त व्याख्या करता है, क्योंकि फिलोसॉफी विषय में पूरा पढ़ाता हूं मैं, पूरा दर्शन शास्त्र। जैन दर्शन तो कर्मों की इतनी बारीक व्याख्या करता है, वो ये कहता है कि मनस रूप से, कर्म रूप से, वाचिक रूप से, यानी मन से, वचन से और अपने कार्य के द्वारा आपने जो भी कर्म किया है उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और वो कर्मों की इतनी हार्ड व्याख्या करता है कि आपने मन में भी अगर किसी का कुछ गलत सोच लिया कि इसकी टांग टूट जाए तो मुझे मजा आ जाए, तो जैन धर्म के अनुसार तो आपने वो कर्म कर चुके हो। आप वचनों से किसी को, सबसे ज्यादा आदमी गांव वचनों से ही देता है। घर में सास बहू से आपस में दुखी होती है कि ये तो मुझे सारे दिन क्या मारती है, ताने मारती है। वाइफ अपने पति से दुखी होती है, सारे दिन मुझे ताने मारता है। पति पत्नी से दुखी होता है, ताने मारता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है वो वचनों से ही करता है, क्योंकि तलवार के घाव भी भर जाते हैं लेकिन वचनों के घाव नहीं भरते। द्रौपदी ने क्या कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। दुर्योधन को वही चीज बार बार काट खा रही थी कि इसने मेरी बेइज्जती कैसे की। अब वो क्या प्रसंग है वहां महाभारत देख लेना, मैं यहां पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तो लंबा खिंचाएगा वो। तो द्रौपदी ने दुर्योधन की इंसल्ट की कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा।
तो उसको ये बात बुरी लगी, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो क्या अंधे हैं, तो ये मेरी बेइज्जती कर रही है, मुझे कुछ सामने दिखा नहीं और मैं गिर गया नीचे, तो इसने तो मेरे पे हंसी उड़ा दी, मेरी बेइज्जती कर दी। तो वचनों के जो घाव हैं वो नहीं भरते। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म करो, झूठ बोलते हो तो आपको क्या लग रहा है, कोई आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा। आपने किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश की और हो सकता है आप कामयाब हो जाओ, आप हो भी गए और आप बड़े खुश हुए कि आपने किसी को मूर्ख बना दिया। कोई आपको भी भविष्य में ऐसा मिलेगा जो आपको ऐसा मूर्ख बनाएगा कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं रहेगी। इसलिए जिंदगी में एक चीज से डरना, और वो है कर्म से, बुरे कर्मों से, मन से, वचन से, और अपने किसी भी कार्य के द्वारा। अपने किसी भी कार्य से किसी का अहित मत करना, अपने वचनों से किसी को कभी गलत मत बोलना, कष्टकारी मत बोलना, जो कि आप जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए बोलते हो। नॉर्मली गुस्से में इंसान बोल जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव 24 आवर्स एक जैसा तो नहीं रह सकता, लेकिन जानबूझ करके उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी को ठेस पहुंचाना, और मन में भी अगर आपने किसी का बुरा सोच लिया तो वो चीज भी गलत है। क्योंकि जिस दिन कर्म सिद्धांत चल रहा है और जिस दिन बारी आएगी वो अपने आप ही निपट जाएगा। कोई आपका बुरा कर रहा है, अपने आप ही सलट जाएगा। तो इसलिए जिंदगी में परेशान मत होना, कर्म सिद्धांत अपने आप चलता है, इसको आज तक तो कोई टाल नहीं पाया। फिर उसके बाद में आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या होता है इसमें? गर्भाधान की क्रिया। गर्भाधान की क्रिया से मतलब जिस समय किसी स्त्री के गर्भ में किसी माता के गर्भ में जब बच्चा आता है, उसके बनने से लेकर के उस समय से प्रारंभ से लेकर के और उसके बाद उस बालक का जन्म होता है, और उस जन्म से वृद्धावस्था तक सभी प्रकार की वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्रमबद्ध सीक्वेंसली अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। किस शाखा में? विकासात्मक मनोविज्ञान। जब मैंने रीट का बैच पढ़ाया था तो वहां मैंने विकासात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा आपको बताई थी। चूंकि रीट का बैच पढ़ाया था तो उसमें मैंने इनकी व्याख्या नहीं की थी, क्योंकि रीट के एग्जाम में इनका कोई महत्व नहीं है। नाम जान लो वो भी बहुत है, नहीं जानो तो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो खुल्लम खुल्ला इनमें से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है डायरेक्ट। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भ में बच्चे के आने से लेकर के और उसके बाद उसके जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सभी प्रकार की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो विकास के किस स्तर पर व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का, उसके व्यवहारजन्य क्रियाओं का क्या रूप होता है, तो इस तरह की बातों की जानकारी कहां होता है? इसमें विकासात्मक मनोविज्ञान। और उसके बाद में आता है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में चूंकि यह मुख्य रूप से बाल्यावस्था से संबंधित है, तो बाल्यावस्था में होने वाले कर्मिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं और मनोदशा का अध्ययन किया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी में। विकासात्मक मनोविज्ञान में उस बच्चे के माता के गर्भ में आने से लेकर के और उसकी वृद्धावस्था तक, यह ब्रांच है विकासात्मक मनोविज्ञान। और चाइल्ड साइकोलॉजी, तो बच्चा आप मुख्य रूप से किसको मानते हो? जो 17-18 साल तक का होता है। बाल्यावस्था जब आप उसमें बाल मनोविज्ञान पढ़ते हो तो उसमें 3 अवस्थाएं पढ़ते हो। एक तो शैशवावस्था आती है, फिर आती है बाल्यावस्था, और फिर आती है किशोरावस्था। तो मुख्य रूप से जो नॉर्मली है इनका अध्ययन किया जाता है किसमें? चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो ये इस तरह कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच थी इस तरफ वाली, और इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर आगे और इनको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक चीज का जो है वो आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।